स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और रोज की तरह आज फिर लेके आ गया हूं आपके अपने एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन सीरीज। दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आज 14 फरवरी है और 14 फरवरी 2019 के दिन ही हमारे जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे। तो दोस्तों, आज का दिन हमें याद दिलाता है कि आज ही के दिन हमारे सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। तो हमें हमेशा याद रखना है और उनके इस बलिदान को हमेशा याद रखना है और साथ ही उन शहीदों के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करनी है और उनके परिवार के प्रति हमें हमेशा सम्मान का भाव रखना है। जो लोग जहां से भी हों, अगर ऐसे किसी भी जवान से परिचित हों जो शहीद हुए हों, तो हमेशा उनके परिवार की सहायता के लिए तत्पर रहें और उनकी शहादत को हमेशा याद रखें। जैसे जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देके हमारे देश की रक्षा की है, उन्हीं के कारण आज हम और आप सुख चैन से अपने घर में बैठे हैं और सारे काम कर पा रहे हैं। तो जवानों के प्रति हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम हमेशा उन्हें वह सम्मान दें जिसके वह पात्र हैं और साथ ही अगर ऐसा कोई आपके आसपास परिवार है तो हमेशा उन्हें सम्मान दें और हो सके तो जितनी आप उनकी सहायता के लिए तत्पर रह सकें तो हमेशा रहें। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। और ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। एनटीपीसी 2025 का क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आज की क्लास में, जो जरूर आपके एग्जाम में पार्ट बन सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आज हमने इसमें ऐड किए। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, मध्यानुपात का क्वेश्चन है। यानी कि मध्यानुपात जब भी हमसे पूछता है तो वह हमें दो टर्म देता है। यानी कि कैसे होता है, ए अनुपात बी समानुपात। जब भी दो टर्म में दिए हों, आपसे क्या पूछ रहा है, मध्यानुपात, तो आपको बी को लिखना है दो बार, बी अनुपात सी। करना क्या है, बाहर का बाहर से गुणा और अंदर का अंदर से गुणा। तो भाई हमसे पूछा तो मध्यानुपात है, यानी हमसे पूछा है बी की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ तो आ जाएगा बी और बी का गुणा कराओगे तो बी स्क्वायर, बाकी ये अपना ए हो गया और ये हो गया अपना सी, यानी इन दोनों का आपको क्या कराना है, गुणा। तो यहाँ आपको लिख लेना है 9 धन 3 अंडर रूट 7 एक ब्रैकेट और गुणा कराना है किसका, 18 ऋण 6 अंडर रूट 7 का। ठीक है ना, इसको आपको क्या कराना है, गुणा। तो आपको ये गुणा करा के यहाँ पे लिख लेना है। तो पहले आप इस 9 का गुणा इस ब्रैकेट में करा दीजिए। 18 नम्मा होता है 162, यहाँ अपना 162 आ जाएगा। 9 धन का है, ये ऋण का है, धन ऋण से ऋण हो जाएगा, 9 6 हो गया 54 और अंडर रूट 7 इसके साथ था, तो आपको ये लिख देना है। ऐसे ही गुणा होता है। अब धन 3 का गुणा होगा, धन 3 अंडर रूट 7 का किसमें, अब इसका गुणा आपको इस दो ब्रैकेट में करा देना है। तो धन और ये भी धन का है तो यहाँ धन ही आ जाएगा। 18 तिया हो गया अपना 54 अंडर रूट 7 ये वाला। अब 3 और 6 का गुणा कराओगे तो ये धन का है, ये ऋण का है, तो यहाँ ऋण आ जाएगा। 3 6 हो गया देखो 18, यहाँ साइड में लिखते हैं, देखो 3 6 हो गया 18 और अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 का गुणा कराओगे तो देखो 7 ही आएगा। तो 18 सत्ते हो गया अपना 126 हो गया यहाँ पे, है ना। तो अब क्या है, दूसरी बात, यहाँ आ गया अपना ये देखो बी, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा अपना ये अंडर रूट, यानी वर्गमूल का सिंबल आ जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। एक ये ऋण का था, ये धन का था, ये आपस में घटेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हमने धन वाले से ऋण वाले को कैंसिल कर दिया, आएगा क्या, 0। घट गए, मतलब एक ऋण का था एक धन का था। अब 162 में से अपना 126 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 36, तो अंडर रूट 36, यानी 36 का आपको वर्गमूल बताना है, क्या होता है 6, और ये 6 ही हमारा आंसर है। चलिए, यदि एक घनाभ की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 46 सेंटीमीटर और आयतन 8832 घन सेंटीमीटर है तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो घनाभ होता क्या है, घनाभ ये है, देखो घनाभ पहले आपको यह देख लेना है डायग्राम में। चलो इस तरीके से ये घनाभ है। तो किसी भी आकृति का आयतन हो, तरीका एक ही है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये होता है घनाभ। इसके आधार पर होता है आयत, तो आधार का क्षेत्रफल यानी आयत, आधार पे क्या बना है, आयत, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई।
और इसी में आप गुणा करा दो ऊंचाई का, तो बन जाता है क्या बन जाता है, गुणा h यानी कि ऊंचाई, तो बन जाता है क्या, बन जाता है आयतन। और आयतन हमें दे रखा है और साथ में उसने हमें बताया, देखो लंबाई कितनी है 4, चौड़ाई कितनी है 46, क्या पूछ रहा है, ऊंचाई दीनी है h बना दो और आयतन दे रखा है, कितना दे रखा है 8832। तो क्या करना है, h की वैल्यू बताना है, h बराबर 8832, नीचे आ जाएगा अपना 4 गुणा 46, 4 गुणा 46, 4 गुणा 46, यहाँ गुणा हो रहा था, पक्षांतर करोगे भाग में जाएगा तो पूरा का पूरा नीचे ले जाओ, गुणा कराने की जरूरत है नहीं। 4 से कट रहा है, काट दो, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, भाग नास्तिक शून्य, 4 आठे 32। अब ये किससे कट रहा है, 46 से, देखो 46 से काटेंगे अपन, तो 45 पंचे अपन को मालूम है 225 होता है, तो भाई 46 पंचे तो और ज्यादा हो जाएगा, तो 46 का पहाड़ा पढ़ना है सिर्फ 4 बार। 46 चौके कितना हो जाएगा 4 चौके 16 यानी 160 हो गया, 6 चौके 24 184। अब 220 में से 184, तो 200 में से 184 गया, 16 वहां बच गया, 20 ये हो गया, तो कितना हो गया 36, यानी यहाँ 36 बच गया, और ये 8 साथ में लिखोगे तो हो गया 368। 46 6 8 48 यूनिट डिजिट देखो, 4 आठे 32, 40 अट्ठे 320, 6 8 48, यानी 8 बार में 368 भी कट जाएगा। तो h यानी कि हाइट जो हमारी आ गई वह आ गई हमारी 48 सेंटीमीटर। कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। चलिए, सोहित और रोहित के पास 17:14 के अनुपात में एक निश्चित धनराशि है। वे अपनी धनराशि 12:8 के अनुपात में पुस्तकें खरीदने पर खर्च करते हैं। पुस्तकें खरीदने के बाद उनमें से प्रत्येक के पास 3392 रुपए बचते हैं, 3392 रुपए बचते हैं। तो जब प्रत्येक व्यक्ति, दो लोग हैं, आय व्यय का कॉन्सेप्ट है, जब बचत होती है समान, जब दोनों की बचत क्या होती है समान, तो उसके लिए मैंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है कि सोहित है अपना, ये भाई सोहित है, और कौन है, ये रोहित है। इनकी हमें आय का अनुपात दे रखा है, इनका हमें आय का अनुपात उसने बता दिया है, कितनी है इनकी इनकम, 17:14, इस अनुपात में इनके पास धनराशि है। अब उन्होंने क्या कर लिया है, खर्च कर लिया है, देखो उन्होंने क्या कर दिया है, खर्च कर दिया है, और खर्च किया है 12:8 के अनुपात में। मैं आपसे पूछता हूं, क्या दोनों की बचत समान है, क्या दोनों की बचत समान है, तो आप कहेंगे हाँ सर दोनों की बचत समान है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हर एक ने 3392, प्रत्येक मतलब हर एक ने 3392 की बचत की। तो अगर इनकी बचत समान है तो बस आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको सबसे पहले चेक करना है, अगर बचत समान है तो आपको इनका अंतर भी समान रखना है। तो यहाँ अंतर है 4 का, और यहाँ अंतर है 3 का, 14 और 3 17, देखो 12 4 18, तो यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ 3 का, इस अंतर को करना है बराबर। कैसे करेंगे, इस 4 का गुणा करा दो ऊपर वाली लाइन में, इस 3 का गुणा करा दो नीचे। अब हमसे किसके बारे में पूछ रहा है, सोहित के बारे में, तो पूरी लाइन में क्यों गुणा कराना, ये सोहित का डाटा है, सिर्फ सोहित के डाटा में ही गुणा करा दो, यानी कि इस लाइन में 4 का गुणा होना है, तो 4 का 17 में गुणा करोगे तो 17 चौके हो गया 68, 3 का 12 में करोगे 3 12 हो गया, देखो 36 हो गया, 12 3 36, यहाँ कराना है करा सकते हैं, 14 चौके 56, 8 3 24, है ना, लेकिन हमसे पूछा ही नहीं, हमसे तो सोहित का पूछ रहा है। तो ये हमारा सीधा सीधा डाटा आ गया कि इसके पास 68 रुपए थे, इसने 36 रुपए कर लिए हैं खर्च, तो इसके पास कितने रुपए बच गए हैं, इसके पास बच गए हैं 32 रुपए। आप यहां देखोगे तब भी 32 ही आएगा, यानी दोनों की बचत होगी समान। तो उनके हिसाब से हर एक ने कितने रुपए की बचत की है, 3392 रुपए की। हमारे हिसाब से हर एक ने कितने की बचत की है, 32 की। गुणा चाहिए क्या, क्या चाहिए, हमें चाहिए सोहित के पास आरंभ में कितनी धनराशि थी, 68 थी, तो आपको यहाँ लिखना है 68। 4 8 32 हो गया, 4 से जाएगा अपना ये 17 बार, 8 से काटना है आपको, 8 चौके हो गया, देखो 32, बचा 1 19, 8 दूनी 16, बचा 3 32, 8 चौके 32, गुणा करा दो, 17 चौके 68, यहाँ आ जाएगा अपना 6, 17 दूनी 34 और 6 हो गया 40, यहाँ 4, 17 चौके 68 और 4 हो गया अपना 72, यानी 7208, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। कब का क्वेश्चन है, देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए
एक समबाहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोणों के बीच का अंतर 140 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बहुभुज मतलब क्या भाई, जिसमें तीन से ज्यादा मतलब भुजाएं आती जा रही हैं। त्रिभुज क्या है? बहुभुज ही तो है, दो से ज्यादा भुजा है, बहुभुज है। और उसने बोला है कैसा? समबाहुभुज। तो समबाहुभुज का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी बहुभुज हो, जैसे समबाहुभुज है, कितनी भी भुजाओं वाला हो, एक बात कॉमन है कि इसके सभी बाह्य कोण है, इसके सभी जो बाहरी कोण है, उनका योग होता है, उनका योग होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री, वो चाहे कितनी भी भुजाओं का क्यों ना हो, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। और ये अपना लो ऐसे, कितनी भी भुजाओं का क्यों ना हो, वो कंप्लीट बनाएगा तो एक राउंड ही, एक राउंड। तो एक राउंड कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है ना, 360 डिग्री का होता है। अब ये जो आप देख पा रहे हैं, जैसे मान के चलो कितनी भुजाएं हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजाएं हैं, 8 भुजाएं हैं इसमें, है ना। तो 360, 8 से भाग कराओ आप इसमें, 8 8 चौके 32 हो गया अपना, बच गया कितना? 4 40 8 पंचे 40, यानी इसका हर एक बाहरी कोण आ गया, इसका हर एक बाहरी कोण है 45 डिग्री का। इसका हर एक जो बाहरी कोण आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ इस तरीके से देखते हैं बाहरी कोण, ये वाला जो कोण आप देख पा रहे हो ये होगा 45 डिग्री का। तो भुजाओं की संख्या से भाग करके आप बाहरी कोण निकाल सकते हो, ठीक। और बाहरी कोण से भाग करके आप भुजाओं की संख्या निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये बात क्लियर हुई। यानी कि सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। तो देखो अब हमें सबसे पहले बाह्य कोण निकालना है। तो उसने बताया है कि अंतःकोण और बाह्य कोण के बीच का अंतर है 140 डिग्री। दूसरी बात, अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों कोण मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। अंतःकोण और बाह्य कोण मिलके दोनों 180 डिग्री बनाते हैं। तो अंतः और बाह्य कोण मिलके दोनों का योगफल हो गया 180 डिग्री, ठीक है ना। ये तो हो गया उनका योगफल, योग हो गया इनका, किसका? अंतः और बाह्य का। लेकिन हमें इनको ऐसे बांटना है कि उनके बीच 140 का अंतर हो। तो आपको 140 इसमें से निकाल के रख लेना है। 180 में से 140 निकाल के रख लोगे, रख लो। कितना बच गया? आप कहेंगे कि सर 40 बच गया। कितना बच गया है? 40। इस 40 को दोनों में बराबर बराबर बांट दो, तो यहां आ जाएगा 20, यहां भी आ जाएगा 20, हो गया। अब उसने बताया है कि अंतःकोण और बाह्य कोण के बीच का अंतर है, यानी कि अंतःकोण ज्यादा है। उसने बताया अंतःकोण में से बाह्य कोण घटाया है, तब अंतर 140 आया है। यानी कि अंतःकोण को आपको बड़ा रखना है। तो ये 40 किसी एक को दे दो, हमने इसको दे दिया 140। तो ये हो गया टोटल 160, और यहाँ क्या है? 20। तो ये है अपना अंतःकोण, ये है अपना अंतःकोण, और ये हो गया अपना बाह्य कोण, ये हो गया अपना बाह्य कोण, है ना। तो अंतःकोण और बाह्य कोण हमारे आ गए, ठीक है ना। अब हमसे क्या पूछा है? भुजाओं की संख्या। तो टोटल कितना योगफल होता है सभी कोणों का? 360, और बाह्य कोण से करा दो भाग, शून्य से शून्य गया, 2 से जाएगा 18 बार, तो भुजाओं की संख्या आ गई 18। भुजाओं की संख्या आ गई 18, ठीक है ना। ये मेथड आपको आनी चाहिए। आपको अगर योगफल मालूम है, अंतर मालूम है, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। दोनों कोणों का योगफल है 180, अंतर रखना है 140 का, इसमें से 140 निकाल दो, बचा 40, आधा आधा बांट दो, और जो ये 140 बचा के रखा था किसी एक को दे दो, हमने दे दिया। ये हो गया 160, ये हो गया अपना 20। देखो इनका अंतर 140 है, योगफल 180 है। अब उसने बताया था कि अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर है, मतलब अंतःकोण ज्यादा है, तो अंतःकोण को आपको ज्यादा कर देना है। ये ज्यादा वाला अंतःकोण है, ये जो कम है वो बाह्य कोण है, ठीक है ना। चलिए, तो हमारी भुजाओं की संख्या हो गई 18। चलिए, तेजस द्वारा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 11 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज का कौन सा कॉन्सेप्ट है? बढ़िया, 2025 एनटीपीसी में आया था, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं? एक साइड लिख लेते हैं वर्ष यानी कि समय, और एक साइड लिख लेते हैं गुना। ये अपना चक्रवृद्धि ब्याज वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। कैसे करना है? बिल्कुल 5 सेकंड में हो जाता है, आपको आज सीख ही लेना है। उसने कहा है 11 वर्ष में, देखो वर्ष के नीचे वर्ष, कितने गुना हो जाता है? 2 गुना। हाँ जी, हो गया।
कितने वर्षों में, यानी समय हमसे पूछ रहा है, स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। गुना के नीचे गुना लिखो, कितना गुना बनाना है 4, यहाँ 4 लिखो। अब बस छोटी सी बात आपको याद रखना है कि 2 पे कितने की घात लगाएं कि 4 आ जाए, बस आपको ये मालूम करना है। 2 पर कितने की घात लगाएं कि 4 आ जाए। आप कहेंगे क्या पूछ लिया सर जी, 2 पे 2 की पावर लगाओगे तो 4 बन जाएगा। तो जितने की यहाँ पावर आ रही है उसी का आपको करा देना है गुणा। 11 दूनी हो गया हमारा 22, 22 वर्ष ही हमारा आंसर है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना? चलिए ये रहा, देखो 2742 मीटर के वृत्ताकार पथ पर रिया और त्रिषा एक ही बिंदु से लेकिन विपरीत दिशाओं में क्रमशः 4.6 मीटर प्रति सेकंड और x मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना प्रारंभ करती हैं। तो भाई क्वेश्चन को पढ़ के इतना तो समझ आ गया है कि ये लोग चल रहे हैं विपरीत दिशा में। और विपरीत दिशा में होता क्या है, विपरीत दिशा में होता क्या है कि चालें जुड़ जाती हैं। कॉन्सेप्ट आपको मालूम ही है, ये और ये चाल जुड़ गई होंगी और जुड़ने के बाद 457 सेकंड के बाद एक दूसरे से पहली बार मिलेंगी। मान के चलो ये अपना वृत्ताकार पथ है, यहां से रेस स्टार्ट हुई, ये इस साइड भाग रही है रिया, एक त्रिषा है वो इस साइड भाग रही है। तो भाग के आना तो इनको एक दूसरे के पास ही है, यानी कि दोनों दूरी को कवर कर रही है और विपरीत दिशा में है तो विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं। तो हमने कहा जो भी चाल होगी इन दोनों ने मिलने के लिए, जो भी चाल रखी होगी वो जुड़ी हुई चाल होगी, क्योंकि विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है। तो चाल तो हमें दी है 457 सेकंड में कितना कवर किया है, 2742 मीटर, 2742 मीटर। ठीक है ना? तो एक सेकंड में कितना, वही तो चाल होती है। तो एक सेकंड की वैल्यू निकालने के लिए किया जाता है भाग 2742, एक सेकंड के लिए हमें कराना पड़ेगा 457 से भाग, मीटर सेकंड और ये प्रति, ये तो हमारी चाल आ गई। लेकिन ये चाल होगी दोनों की, ये वो चाल है जुड़ी हुई चाल, क्योंकि जुड़ी हुई चाल से दोनों ने डिस्टेंस को कवर किया है, विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं। अब दिक्कत ये है कि 457 किसी से नहीं कटता, 457 नहीं कट रहा है, तो आपको 457 का ही पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। यानी कि कितना पढ़े सर, तो आपको यूनिट डिजिट देखनी है, इकाई अंक देखना है। 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि इकाई अंक 2 आएगा, तो 7 6 42, 6 बार, यानी कि क्लियर नहीं है, आपको 6 बार पहाड़ा पढ़ना है। तो 457 का तो नहीं आता है, अरे भाई तो आप 400 का पढ़ो ना, 400 का पहाड़ा 6 बार पढ़ लो, हमें इसका पहाड़ा 6 बार पढ़ के देखना है। 6 बार क्यों, यूनिट डिजिट से हमें मालूम चला 7 6 42 में ही 2 आता है। चलो 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं, 4 6 24, यानी 400 का पहाड़ा 6 बार पढ़ोगे देखो 2400 आएगा। अब इस 5 का पढ़ोगे यानी 50 का, 457 है ना, तोड़ के पढ़ना है, 50 छक्के हो गया, 5 छक्का 30, यानी कि 300 और 7 6 42, जोड़ के देख लो यहाँ पे 2742 आया कि नहीं, हाँ आ गया सर जी, इससे जाएगा ये सीधा 6 बार। तो ये हमारी चाल आ गई 6 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ये चाल है दोनों की, और दोनों की चाल है 6 मीटर प्रति सेकंड, जिसमें से एक की चाल है 4.6 मीटर प्रति सेकंड। तो भाई दूसरे की कितनी है, ये तो दोनों की है, इसमें से 6 में से 4 गया बचा 2, और 2 में से 0.6 गया तो आ गया 1.4 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ आया है, एनटीपीसी 2025 में आया है। जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको वीडियो को रोक लेना है और सॉल्व कर लेना है, और अगर नहीं आता है तो फिर देख ही लेना है, मैं तो आपको सिखा ही रहा हूं, है ना? एक समद्विबाहु, इसको ना आईएमपी टिक कर दो, आने वाला क्वेश्चन है, देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, और है ना। एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 41 सेंटीमीटर है। तो पहले तो समद्विबाहु त्रिभुज समझ लो, समद्विबाहु त्रिभुज समझ लो, ये दो, ये है अपना, यहां बनाते हैं, ये है समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब कौन सा त्रिभुज होता है जिसकी ये दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। ठीक है ना? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं होती हैं बराबर, ये इसका आधार होता है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आपको फिर से बता रहे हैं, यहां
ये यहां से इसको बोलते हैं ऊंचाई। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऊंचाई। तो जिस त्रिभुज में भी ऊंचाई है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आप शॉर्ट में ऐसा याद रख लो, जिसमें ऊंचाई दी है क्षेत्रफल है आधार गुणा ऊंचाई 1/2। और इसमें क्या बनता है? यहाँ पे बनता है 90 डिग्री, यहाँ पे बन जाता है 90 डिग्री, दोनों साइड बनता है। तो जहां जहां भी 90 डिग्री बनेगा वहां आएगी पाइथागोरस ट्रिपलेट। और ये ट्रिपलेट का ही क्वेश्चन है, इसी तरीके से पूछता है। तो भाई देखो, उसने बताया है कि प्रत्येक बराबर भुजाओं में से, तो ये दो भुजाएं बराबर होती हैं, ऊंचाई नहीं दी है हमें, ये है अपनी 41, यानी 41 ये भी होगी, ठीक। और उसने बताया है इसके आधार की लंबाई, यानी यहां से लेके यहां तक इसका आधार है, उसकी लंबाई है 18। इतनी बात समझ गए? जी सर, इतनी बात हम समझ गए हैं। ये 18 है, ये इसका जो लंब है, ये इसकी जो ऊंचाई है, यहाँ पे आधार को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी ये हो गया 9, ये हो गया 9। तो अब हमें पहले तो ऊंचाई चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि इस बाहरी त्रियक जो भुजा है इसकी, इसका कोई काम नहीं होता क्षेत्रफल में, क्योंकि देखा जाए तो ये दो समकोण त्रिभुज ही तो हैं। अब समकोण त्रिभुज बन गया तो हमें ऊंचाई चाहिए, और ऊंचाई चाहिए तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय से पहले आप ट्रिपलेट याद कर लो, वही है तो याद होनी चाहिए। एग्जामिनर जानना चाहता है ट्रिपलेट जानते भी हो या नहीं जानते हो, है ना। तो अगर ये 9 है, ये 41 है, तो ये 40 होगी। ये क्या बात हुई सर? ये तो आपको याद था। तो भाई मैंने बोला ना कि याद है, मुझे बनाना आता है। तो किसी भी विषम संख्या की जब हम ट्रिपलेट बनाते हैं, इसमें सबसे छोटी भुजा जो होती है उसको हमें उठाना होता है। सबसे छोटी भुजा जैसे 9 है, तो जहां 9 है उसकी ट्रिपलेट मुझे देखते ही याद आ गई कि 9, 40, 41। कैसे होता है? आपको 9 उठाना है, 9 का कर देना है वर्ग, कितना हो गया? 81। 81 को दो बराबर ऐसे भागों में बांट दो कि अंतर 1 का रहे। तो 81 से पहले आप 1 निकाल दो, बच गया कितना? 80। 80 को दो बराबर भागों में बांटो, ये हो गया 40। ये 40 नहीं, एक इसको दे दो जो बचाया था, तो ये हो गया 40 और 1 41। तो ट्रिपलेट बन गई 9, 40, 41। जब आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर हमें ट्रिपलेट याद करा दो, तो उसके लिए एक अलग से क्लास आएगी। लेकिन कब आएगी? जब आप उसकी डिमांड करेंगे, है ना। क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है जब बच्चे कहते हैं कि हाँ सर हमें सीखना है, तो आप मुझे बता देना कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं ट्रिपलेट को सीखने में। मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, आप संख्या देखते ही बता पाओगे कि इसकी ट्रिपलेट ये है, ठीक। तो 9, 40, 41, लो भाई हमें ऊंचाई मिल गई। अब आधार का क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना है? आधार है 18, और मैंने आपको हमेशा बताया था आधार या भुजा जो भी है उसको एक बार आप आधा करके सीधा गुणा कर दिया करो। और ऊंचाई आ गई अपनी 40। 2 से जाएगा, 2 ही नाम 18, 9 चौके 36, यानी 360 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। तो वो जानना चाहता था, आपको ट्रिपलेट से पहले निकालनी है ऊंचाई, और ऊंचाई मालूम हो गई तो क्षेत्रफल बताना कोई बड़ी बात है नहीं। आप सीधा बता सकते हो 9 चौके 36, 360 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, आप चाहे तो कर सकते हैं, तब तक थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। चलिए एक निर्माता अपनी बिक्री मूल्य को उत्पादन लागत से 30% अधिक रखता है। देखो, उत्पादन लागत मतलब कॉस्ट प्राइस, बिक्री मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। उसने किया क्या है कि जैसे उत्पादन लागत 100 रुपए थी तो उसको 30% से बढ़ा दिया है। तो 100 का 30% 30 ही होता है, यानी कि विक्रय मूल्य रखा उसने 130। अब अगली कंडीशन में क्या हुआ है कि यदि उत्पादन लागत 30% से बढ़ जाए, ये देखो 30% बढ़ गई, तो 100 का 30% देखो 30 ही होगा, यानी उत्पादन लागत हो गई 130। और निर्माता अपना बिक्री मूल्य 70% से बढ़ा दे। अरे भाई यहाँ 70% बढ़ा दिया है, 70% बढ़ा दिया है। तो उसने पूछा है लाभ प्रतिशत क्या होगा। अरे भाई 30% आपने बढ़ा दिया, यानी 130 कर दिया आपने, 130 कर दिया क्रय मूल्य। तो 130 ही तो यहाँ लिखा है, 130 में आप जितनी वृद्धि कर रहे हो वही आपका लाभ प्रतिशत है, यानी लाभ प्रतिशत आ गया 70। भाई आपने नया क्रय मूल्य क्या बना लिया? 130 बना लिया ना। तो 130 में आप जितनी भी वृद्धि कर दोगे वही आपका लाभ प्रतिशत होगा। तो यहाँ भी तो 130 में ही वृद्धि कर रहे हैं, तो देखते ही बता सकते थे कि आंसर था 70। चलो और अच्छे से समझा देता हूं कि क्रय मूल्य बढ़ गया 30%, इसको 70% बढ़ा दो,
तो इसका 10% होगा 13, और 13 का 7 गुना कर दो, 13 सत्ते 91, मतलब 91 बढ़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारा 9 3 12, यानी 221 हो जाएगा नया विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य। अब 130 की वस्तु 221 में बेचोगे, कितना कितना कमा लोगे, 1 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा अपना 91, देखो 91 का आपने लाभ कमाया, 91 रुपए का लाभ कमा लिया, कितने पर कमा लिया, 130 पर। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दो 100 का, शून्य से शून्य जाएगा, 13 एकम 13 सत्ते 91, 7 गुणा 10 कराओगे 70 होगा। तो सर आपने देख के कैसे बता दिया था, मैंने ये लॉजिक लगाया कि 100 से हो गया कितना 130, फिर उसने विक्रय मूल्य कितना बढ़ाया है 70%, किस पे 130 पे, तो 130 ही तो आपका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से जितना अधिक बेचोगे, जितना प्रतिशत बढ़ाओगे, वही तो आपका लाभ प्रतिशत होता है। तो यहाँ भी 70 आया, सॉल्व करने पर भी 70 आया, तो आंसर है 70%, ठीक है ना। चलिए, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तथा उनके लासा और मासा यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 135 है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है कि जो हमारी दो जैसी संख्याएं हैं, तो आप चाहे इन दो संख्याओं का गुणनफल करा लो या एलसीएम गुणा एचसीएफ करा लो, दोनों का गुणनफल होता है बराबर। तो भाई मेरे पास तो संख्याएं सिर्फ 5 और 3 ही है, तो मैंने कहा हमारी संख्याएं तो है 5 और 3, 5 और 3, तो उनके एलसीएम का गुणनफल हो या उन संख्याओं का गुणनफल हो, ये होता है बराबर, ये कॉन्सेप्ट है, ये मैंने लिख दिया। तो भाई ये तो हमारा अनुपात का क्वेश्चन बन गया ना, कि दो अनुपातों का, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, उनका गुणनफल है, उनका गुणनफल दिया है 135, क्योंकि चाहे संख्याओं का गुणनफल कर लो या उनके एलसीएम और एचसीएफ का, तो हमें सीधा और सीधा संख्याओं का ही गुणनफल दिया है, और हमारे हिसाब से गुणनफल देखा जाए तो 5 तिया 15 है, तो उनके हिसाब से 135, अपने हिसाब से 15, 15 से जाएगा ये 9 बार। तो जब भी गुणनफल वाला अनुपात में केस बनता है, यहाँ जो संख्या आती है उसका करना होता है वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल हो गया 3, यानी कि यहाँ हमारे काम का है 3। चाहिए क्या, क्या चाहिए हमें, चाहिए है संख्याएं, हमें क्या चाहिए है संख्याएं, जैसे कि 3 5 15 और 3 तिया 9, ये हमारी देखो दोस्तों संख्याएं आ गई, हमारी क्या आ गई है, ये संख्याएं आ गई। भाई कैसे करना है, उनके हिसाब से गुणनफल 135, हमारे हिसाब से गुणनफल है 15, 15 ही नम्मा 135। गुणनफल वाले केस में जो यहाँ संख्या आती है वो हमेशा पूर्ण वर्ग होगी, तो उस संख्या को नहीं लिखना है, उसके वर्गमूल को लिखना है 3। अब इसका गुना करा दो तो संख्या आ गई 3 5 15, 3 तिया 9, ये है संख्याएं। तो उनके लासा और मासा के व्युत्क्रमों का योगफल, तो भाई 15 और 9 का एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होगा, वैसे अनुपात से भी निकाल सकते थे लेकिन संख्याएं छोटी हैं, ऐसे ही निकाल लो। 15 और 9 का एलसीएम होगा, क्या होगा, हो जाएगा अपना 45। अनुपात से कैसे निकालोगे, 5 और 3 का एलसीएम कितना है, 5 और 3 का एलसीएम कितना है, आप कहोगे सर 15 है, तो बस 15 का 3 गुना कर दो, जो भी वैल्यू चाहिए 3 गुना कर दो, 15 3 45, देखो इनका एलसीएम आ गया ना। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एलसीएम अनुपात से भी बता सकते हो और संख्याओं से भी बता सकते हो। तो ये अपना 3 गुना आया था, 5 और 3 का अगर हम एलसीएम लेते तो 15 आता, तो 15 3 45, यानी रियल एलसीएम है 45। और अगर हमें एचसीएफ चाहिए, क्या चाहिए एचसीएफ, तो 5 और 3 का एचसीएफ क्या है, 5 और 3 का एचसीएफ है 1, क्योंकि ये तो किसी से कटती है नहीं। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, एक ही होता है ना, तो 1 है। लेकिन एचसीएफ हमें रियल चाहिए तो इस 3 का गुणा कराते जाओ, क्योंकि हर कुछ 3 गुना है, तो 3 एकम 3, ये आ गया हमारा एचसीएफ, क्या आ गया 3। अब उसने कहा हमें इनके व्युत्क्रमों का योगफल चाहिए, तो 45 का व्युत्क्रम होता है 1/45। व्युत्क्रम मतलब भिन्न को पलटना होता है, तो ये भिन्न थोड़ी है, 45 के बटे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 45 को पलटोगे तो 1/45, ऐसे ही 3 को पलटोगे 1/3, इनको जोड़ना है, तो आपको जोड़ना आना चाहिए, यानी कि नीचे नीचे का एलसीएम होता है 45, 45 से जाएगा एक बार तो यहाँ 1 आएगा, 3 से जाएगा अपना ये 15 बार तो ऊपर 15 आएगा, 15 एकम 15, तो 15 और 1 हो गया 16, नीचे आएगा 45, आंसर है 16/45, ऑप्शन नंबर डी। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आज आपको सीरीज में देखने को मिला है, ठीक है ना। पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए, एक मूलधन 2.5 वर्षों में 2 सही 1/2 वर्षों में 600 रुपए तथा 5 सही 1/2 वर्षों में 900 रुपए हो जाता है। मूलधन तथा साधारण वार्षिक ब्याज दर क्या है। तो देखो ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है,
उसने बताया एक कोई मूलधन था, ये लिख दिया हमने मूलधन, हमें नहीं पता कितना था, लेकिन हमें ये मालूम है कि यहां से लेके अगर ये 2.5 वर्षों के लिए 1/2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है तो 600 रुपए हो जाता है। ये जो हो जाता है ये क्या होता है, ये तो मिश्र धन होता है, हो जाता है किसके लिए बोलते हैं, मिश्र धन के लिए। और उसने कहा है कि अगर यही धन 5.5 वर्ष के लिए यानी कि 5 यहाँ लिखेंगे 5/1/2 वर्ष के लिए उधार दिया जाए तो 900 रुपए हो जाता है, हो गया 900 रुपए। आप कहेंगे हाँ ये भी क्या है, मिश्र धन। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे मूलधन और साधारण ब्याज वार्षिक दर पूछा है। वैसे तो आपसे कोई एक चीज पूछेगा, ये मैंने ऐड किया है तो मैंने ये सोचा कि एक ही क्वेश्चन में आपको 2 कॉन्सेप्ट सिखा दिए जाए, है ना। तो देखो कैसे करना होता है, बहुत ही आसान होता है। यहां से लेके यहां तक का गैप देखो, तो यहां से लेके यहां तक 5.5 वर्ष, यहां से लेके यहां तक 2.5 वर्ष, तो यहां से लेके यहां तक का गैप 3 वर्ष है। आप कहेंगे जी हाँ सर 3 वर्ष है। 3 वर्ष का गैप हुआ तो 3 वर्ष के कारण कितने रुपए बढ़े, 300 रुपए। और ये जो रुपए बढ़ते हैं इसी को क्या बोलते हैं, ब्याज। रुपए मिश्र धन 600 से 900 हो गया, कैसे हो गया भाई, क्या जुड़ता क्या है, ब्याज। सिर्फ मिश्र धन बढ़ता है ब्याज की वजह से। तो 3 वर्ष का ब्याज है 300, 3 वर्ष का ब्याज है 300, और ये हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। तो 3 वर्ष का अगर 300 है तो 1 साल का 100 होगा, 2 साल का 200 होगा, और 2.5 साल का, अरे भाई 1 साल का 100 है तो आधे साल का 50 होगा, यानी कि 2.5 साल का ब्याज हो जाएगा 250 रुपए, हो जाएगा ना। तो 650 से आपको 250 निकाल देना है, तो यहाँ आ जाएगा अपना 350। तो ये आ गया अपना मूलधन। कहाँ है भाई मूलधन, देखो एक ही ऑप्शन में है 350, लेकिन हमें दर भी निकालना है, तो ये देखो 350 हमारा मूलधन आ गया। दर पूछे तो दर होती है वार्षिक, दर होती है वार्षिक, उसने पूछा ना वार्षिक। तो भाई 3 साल का ब्याज 300 था तो 1 साल का 100 रुपए हुआ ना, 100 रुपए ब्याज मिलता है। ब्याज की गणना किस पर होती है, मूलधन पर, तो नीचे लिखो 350। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत क्योंकि दर होती है प्रतिशत में, गुणा करा दीजिए 100 का, 0 से 0 जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2/7 का मतलब होता है 28 सही, 28 सही 2/8, यहाँ 2 होगा दोस्तों, है ना, 28 सही 2/8%। कैसे होता है, अरे भाई 1/7 का मतलब नहीं, 28 सही 4/7 होगा, यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन देखो गलत हो गया यहाँ पे, है ना। तो 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। तो 2/7 का मतलब क्या होगा, 28 सही 28 सही 4/7, 2 का दोगुना 4। वैसे आप सोल्व कर सकते हैं, 2 गुना 100 कराओगे, यहाँ आ जाएगा देखो 200, और नीचे आ जाएगा 7, 7 से भाग करा दो, 7 दूनी 14, बच गया 6, हो गया 60, 7 8 56, शेष फल बच गया अपना 4, नीचे आएगा 7। तो 28 सही 4/7%, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इसको सुधार लेना है, 28 सही 4/7%, ठीक है ना। चलिए चलो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपके मिश्रण का क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है, उसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, तो अनुपात हो जाता है 7:9। तो आरंभ में मिश्रण की मात्रा ज्ञात करें और दूध की मात्रा भी ज्ञात करें कि आरंभ में दूध कितना था। तो देखो इसमें भी एक ही कुछ पूछेगा, या तो मिश्रण या शुरुआत में कुछ भी। तो मैंने जो भी क्वेश्चन ऐड किए हैं आपको बेहतरीन तरीके से सिखाने का ही प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि इसका आंसर बता के मुझे आगे निकलना है, नहीं। जो भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, तो मेरा उद्देश्य है कि डेली वो कुछ ना कुछ अच्छे से सीखें, यानी कि जो उनको नहीं आता है क्वेश्चन तो वो जानते हैं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं आता है, भूल जाते हैं, तो उन्हें सिखाने का मेरा प्रयास है, ठीक है ना। तो देखो कैसे करना है दोस्तों, कहानी क्या है कि उसने मिश्रण 9 लीटर मिश्रण निकाला है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसने दूध निकाला है कि पानी, नहीं, उसने 9 लीटर निकाला है, इसमें दूध भी है और पानी है। लेकिन 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद उतना ही क्या मिला दिया है, पानी मिला दिया जाता है। यानी कि मिला क्या रहा है, मिला क्या रहा है, पानी मिला रहा है दोस्तों, पानी। तो जो मिला रहा है हमें उसी की मात्रा के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी कि हमारे पास मिश्रण जो है वह क्या है, दूध और पानी। ध्यान से देखना है, अच्छा क्वेश्चन है और काफी अच्छे से आज आप इसे सीखने वाले हैं। 7 और 5, बाद में दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया, बाद में परिवर्तन के बाद 7 और 9, 7:9 हो गया।
तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जब भी आप मिश्रण निकालो और उसके बदले कोई एक कैटेगरी मिलाओ, या तो आप दूध मिलाओ या तो आप पानी मिलाओ, लेकिन आपने निकाला तो मिश्रण है ना, निकाला तो आपने मिश्रण है ना। तो जब भी आप जो चीज मिला रहे हैं मिश्रण निकालने के बाद आपको क्वेश्चन करना है उसी के आधार पर, यानी क्वेश्चन आप करेंगे पानी के आधार पर। तो यहाँ मिश्रण कितना है, यहाँ है मिश्रण 12, यहाँ मिश्रण कितना है 16। तो हम सिर्फ अगर पानी की बात करें, पानी की बात करें तो आपको लिखना है कि 5 पानी है, कितने में से 12 में से, लिख लोगे 12 लीटर मिश्रण में से 5 क्या है पानी। हमने एक ऐसी मात्रा ली है जिसमें 5 पानी है, कितने में से 12 में से, और फिर हमने एक दूसरी कैटेगरी बनाई है, दूसरी कैटेगरी मिलाई है जिसमें हमने सिर्फ क्या मिलाया है पानी, और पानी का कितना भाग मिलाया है। अरे भाई ये क्या बात हो गई, हमने शुद्ध पानी मिलाया है भैया। अभी हमने कितना पानी उठाया है, 5 पानी उठाया है, कितने में से 12 में से। फिर हमने पानी मिलाया है, एक दूसरी कैटेगरी का पानी मिलाया है जो अपने आप में है 100% शुद्ध पानी मिला रहे। जो चीज आप शुद्ध मिला रहे हैं वो अपने आप में 100% होती है, और 100% की भिन्न होती है 1/1, 1/1, यानी कि यहाँ पानी के बदले आपको सिर्फ लिखना है 1। बोलो ठीक है ना, हाँ सर ठीक है। तो 2 कैटेगरी आपने मिलाई और आपने ये नया मिश्रण तैयार कर दिया जिसमें 9 पानी है, कितने में से 16 में से, यानी कि 9/16 बना दिया। ये हमारा एलिगेशन तैयार हो गया। अब हमें एलिगेशन लगाना है, लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, यहाँ 12 परेशान कर रहा है, यहाँ 16। तो ऐसी संख्या का गुणा कराओ कि 12 भी कट जाए और 16 भी कट जाए। तो कौन सी संख्या है जो 12 से भी कटती है और 16 से भी, वह संख्या है 48। तो सभी जगह गुणा कराएंगे 48 का, 48 48 हो गया ना। तो 12 से जाएगा 12 चौके 48, 16 से जाएगा 3 बार 16 48, यहाँ कुछ है ही नहीं। तो 5 चौके देखो हो गया हमारा 20, नए रेशियो तैयार हो रहा है। 48 एकम 48 और 9 तिया हो गया देखो 27। अब हमारा लग जाएगा एलिगेशन, 48 में से 27 गया तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 21 और यहाँ आ जाएगा 7। क्या ये आपस में कटते हैं, तो 7 एकम 7, 7 तिया 21 दिख रहा है ना बच्चों। तो अनुपात आ गया 3:1। ये 3 अनुपात है पुराना। फिर कब का है, जब आपने उसमें से मिश्रण में से निकाल लिया था, ऐसा समझ लो। ये एक क्या है, ये एक है मिलाया गया। तो कितना मिलाया है, एक जो आपने मिलाया था। तो आपने निकाला कितना था, 9 लीटर मिश्रण निकाला था और उतना ही पानी मिलाया था। तो उनके हिसाब से आपने कितना पानी मिलाया है, 9। हमारे हिसाब से ये है भैया शुद्ध पानी की मात्रा। हमारे हिसाब से पानी कितना मिलाया हमने, ये देखो ये रहा अनुपात 1। चाहिए क्या, तो आरंभ में मिश्रण की मात्रा कितनी थी, 3 और 1 4, ये हमारा मिश्रण है। 3 पहले पानी 3 था, उसके बदले हमने 1 निकाला और बदले में 1 ही डाल दिया, हमने सिर्फ रिप्लेस किया है। तो ये रिप्लेस की हुई वस्तु है, ये वो है जो उसमें निकालने के बाद था। निकालने के बाद भी तो अनुपात वही रहेगा ना मिश्रण में, मिश्रण का अनुपात ही 7:5 है। अगर आपने एक जग में भी मिश्रण लिया है तो उसमें भी दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। तो निकालने के बाद भी अनुपात कितना है, 5/12। देखो तो जब हमने निकाल लिया जो बचा था ये वो है, शेष वाला 3 है, जो आपने मिलाया है वो 1 है, तो कुल मिश्रण हो गया 4। हमें 4 की ही वैल्यू बतानी है, 9 चौके 36, यानी कि मिश्रण की मात्रा आ गई हमारी 36 लीटर। 36 लीटर ठीक है ना। और हमसे क्या पूछ लिया है, और दूध की मात्रा भी ज्ञात करें, कहां, आरंभ में। अरे भाई आरंभ का अनुपात ही दे रखा है, बर्तन में दूध और पानी का शुरुआत में अनुपात क्या था, 7:5। 7:5, ये दूध यानी कि मिल्क है, ये वाटर है। तो मिश्रण कितना हो गया 12। उनके हिसाब से 36 है मिश्रण, अभी निकाला ना हमने मिश्रण की वैल्यू 36, अपने हिसाब से है 12 गुना चाहिए क्या, दूध की मात्रा चाहिए है। दूध की मात्रा दोस्तों कितनी है, 7, यानी आपके यहाँ 7 लिखना है। 12 एकम 12, 12 तिया 36, 30 आते 21, यानी कि शुरुआत में सिर्फ दूध की मात्रा देखी जाए तो 21 थी और मिश्रण की मात्रा थी 36, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। दोनों चीजें नहीं पूछेगा, पूछेगा कोई एक, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है आपके एग्जाम में, कोई बड़ी बात है नहीं, 1-2 बार बनाओगे सीख जाओगे। चलिए, और ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। और इस टाइप का क्वेश्चन हमने दोस्तों कल किया है, आपको याद होगा। अगर आपने कल की क्लास देखी है तो ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली बन ही जाएगा। दोबारा लाने का पर्पस ये था कि कल आपने सीखा है और आज आप अप्लाई करेंगे। तो एक से टाइप के आपके पास 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए,
एक बर्तन में कुछ दूध है, उस बर्तन से 6 लीटर दूध निकालकर 6 लीटर पानी मिला दिया जाता है, और दोबारा 6 लीटर मिश्रण, क्योंकि अब तो वो मिश्रण बन गया, निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 100:69 हो जाता है। ये है अपना दूध और ये रहा दोस्तों पानी, ये रहा पानी, ठीक है ना। तो दूध है इसमें 100 और पानी है इसमें 69, पानी है इसमें 69, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं कि बर्तन में शुरुआत में क्या था, बर्तन में शुरुआत में शुद्ध दूध ही था। तो आपको मात्रा ही मालूम करनी है, आपको यहां लिखना है पहले आपने क्या मिलाया है, क्या मिलाया है, शुरुआत में क्या निकाला था, दूध। तो ये जो क्वेश्चन आपको करना है दूध की मात्रा के आधार पर ही करना है, यहां लिखना है पहले और बाद। तो उसने बताया है कि देखो जिसमें दूध और पानी का अनुपात 100:69 हो गया, यानी कि अब ये परिवर्तन करने के बाद दूध बचा है 100। ये जो आज आप पानी देख रहे हैं, पहले बर्तन में सिर्फ और सिर्फ क्या था, दूध, यानी कि जो आज ये पानी बन गया है, ये अगर फेरबदल नहीं किया होता कि दूध निकाला पानी मिलाया, दूध निकाला पानी मिलाया, तो पानी होता ही नहीं। तो आज जो आप ये दूध की मात्रा देख रहे हैं, यह पहले क्या थी, ये जो आप पानी की मात्रा देख रहे हैं, ये जो पानी है वो पहले दूध था, यानी कि पहले कुल दूध कितना था, अभी तो 100 बचा है, 69 और हुआ करता था, और हमारे पास पहले कुल दूध की मात्रा थी 169, और बाकी ये 69 क्या आ गया है, पानी। इतनी बात समझ गए, आप कहेंगे जी सर समझ गए। यह प्रक्रिया कितने बार हुई है, यह प्रक्रिया देखो 2 बार हुई है। तो जब 2 बार हुई है तो ये किसी ना किसी का वर्ग ही होंगे, यानी यहाँ 2 की पावर आएगी, तो आपको इनके वर्गमूल लिख लेने हैं। 3 बार हुई होती तो 3 की पावर बनते, तो ये है 13 के ऊपर 2 की घात, और ये है 10 के ऊपर 2 की घात। तो हमारे अनुपात आ गए 13 और 10, यानी कि पहले हमारे पास 13 लीटर दूध हुआ करता था, अब हमारे पास 10 है, यानी कि हर प्रक्रिया में कितना निकाला गया है, 3। उनके हिसाब से हर बार निकाला गया है 6, हमारे हिसाब से हर बार निकाला गया है 3। चाहिए क्या है, दूध की आरंभिक मात्रा बताइए, तो यही हमारा अनुपात है, कितना है, 13। 13 था पहले, अब 10 बचा है, हर बार यही हुआ, 3 एकम 3 दूनी 6, 13 दूनी 26 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के हमारे 12 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे। काफी अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैंने ऐड किया था, और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के हैं और एनटीपीसी के हैं। एनटीपीसी में सारे क्वेश्चन आए थे, और अभी हाल ही 2025 के क्वेश्चन है। तो चलिए इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और बढ़िया से सीखते रहिए। आने वाले समय में जरूर आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप अपनी सफलता का परचम लहराएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।